अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन भी ज़रूरी है, इसी तरह एनिमल के अंदर भी ऑस्मो रेगुलेशन ज़रूरी है। तो आज हमारा टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल। अब ऑस्मो रेगुलेशन यानी वाटर और सॉल्ट का बैलेंस, इस अकॉर्डिंग एनिमल को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। नंबर 1 पे आ जाते हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर, नंबर 2 पे आ जाते हैं ऑस्मो रेगुलेटर। बहुत इंपॉर्टेंट, इनके अंदर डिफरेंस शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कई दफ़ा पेपर में, बल्कि हर साल ये पेपर में क्वेश्चन आता है। तो ऑस्मो कन्फॉर्मर को हम एक्सप्लेन करते हैं। इससे पहले हम ये बात कर देते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में 3 इन्वायरमेंट का जिक्र किया था, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक वो इन्वायरमेंट होता है जहां पे पानी ज़्यादा साल्ट कम, और हाइपरटोनिक वो इन्वायरमेंट होता है जहां पे पानी कम और साल्ट ज़्यादा, यानी सल्यूट ज़्यादा होते हैं। और आइसोटोनिक वो इन्वायरमेंट होता है जहां पे दोनों की इक्वल क्वांटिटी होती है। तो ऑस्मो कन्फॉर्मर ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, दे हैव नो नीड टू एडजस्ट देयर इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट। इनको अपनी इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट का मतलब है इंटरनल साल्ट और वाटर बैलेंस। इनको अपनी बॉडी का जो इंटरनल वाटर और साल्ट बैलेंस है उसको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं होती। क्यों? बिकॉज दे हैव आइसोटोनिक internal environment, then with respect to their external environment। इनके बाहर का जो इन्वायरमेंट होता है वो जैसा भी हो, जैसा वो इन्वायरमेंट होगा वैसा ही इनके अंदर का होगा, इसलिए इनको एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। अब इसमें आ जाते हैं, जो अगर इसकी एग्जांपल देखें तो इसमें आ जाती है हैगफिश प्लस ऑल मेरीन इनवर्टिब्रेट्स। हैगफिश जो होती है ये मेरीन वर्टिब्रेट है, और इसके अलावा मेरीन में जितने भी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं वो सारे के सारे ऑस्मो कन्फॉर्मर हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं ऑस्मो रेगुलेटर की। ऑस्मो रेगुलेटर नाम से शो हो रहा है कि ये ऑस्मोटिक स्टेट को रेगुलेट करना पड़ता है। रेगुलेटर है, दे हैव नीड टू एडजस्ट देयर internal osmotic state। इनको अपनी इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट को एडजस्ट करने की जरूरत होती है। क्यों होती है? बिकॉज दे हैव इंटरनल एनवायरमेंट हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक टू देयर सराउंडिंग। इनके अंदर का जो इन्वायरमेंट होता है वो हाइपोटोनिक भी हो सकता है, यानी पानी इनको ज्यादा फेस करना भी पड़ सकता है, और हाइपरटोनिक भी हो सकता है, यानी साल्ट ज्यादा फेस करने पड़ सकते हैं। इसलिए इस कंडीशन को बैलेंस रखने के लिए इनको
ये इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट को एडजस्ट करना पड़ता है। इस मुनासबत से हम इनको ऑस्मो रेगुलेटर कहते हैं। इसमें आ जाता है हमारे पास ऑल वर्टिब्रेट्स। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सारे ऑस्मो रेगुलेटर होते हैं। वी आर आल्सो इंक्लूड इन दिस एक्सेप्ट हैगफिश। हैगफिश भी वर्टिब्रेट है लेकिन ये ऑस्मो कन्फॉर्मर है। तो ये एनिमल की क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। क्लियर। अब हम बात करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये भी। ये अभी जो हमने डिफरेंस देखा है ऑस्मो रेगुलेटर और ऑस्मो कन्फॉर्मर में, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। और अब जो हम डिस्कस करने लगे हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट एनवायरनमेंट, ये हमारा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम देख लेते हैं डिफरेंट एनवायरनमेंट कौन कौन से हैं। 3 तरह के एनवायरनमेंट हैं। नंबर 1 हमारे पास है मेरीन एनवायरनमेंट। नंबर 2 पे है फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट। नंबर 3 पे है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। ये 3 एनवायरनमेंट है। मेरीन एनवायरनमेंट क्या होता है? मेरीन यानी जहां पे बहुत ज्यादा साल्ट हो, समुंदर। फ्रेश वाटर क्या होता है? जहां पे साल्ट हो मगर बहुत कम क्वांटिटी में, वाटर ज्यादा हो। ये जो दरिया, नालियां, नदी नालियां, लेक्स वगैरह ये जितनी भी है ये सारे फ्रेश वाटर है। इनमें वाटर ज्यादा, साल्ट कम होते हैं। और टेरेस्ट्रियल क्या है? ये खुश्की को कहते हैं। अब हमने 1 बाय 1 इसमें देखना है। सबसे पहले हमारा है मेरीन एनवायरनमेंट। मेरीन एनवायरनमेंट। अब जितने भी मेरीन इनवर्टिब्रेट्स हैं, मेरीन इनवर्टिब्रेट्स, ये सारे क्या हैं? ऑस्मो कन्फॉर्मर। क्लियर? मेरीन इनवर्टिब्रेट्स जितने भी हैं वो ऑस्मो कन्फॉर्मर हैं। ऑस्मो कन्फॉर्मर क्यों? क्योंकि इनको इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट को एडजस्ट रखने की जरूरत नहीं होती। इनका जो इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू देयर सराउंडिंग। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाते हैं हैगफिश। हैगफिश इट इज आल्सो ऑस्मो कन्फॉर्मर। ऑस्मो कन्फॉर्मर क्यों? बिकॉज दे हैव इंटरनल एनवायरनमेंट आइसोटोनिक। नेक्स्ट सी में हमारे पास आता है, सी नंबर पे कार्टिलेजिनस फिश। इसमें आ जाती है ये शार्क वगैरह, ये कार्टिलेजिनस फिशेस हैं। अब ये ऐसी फिशेस हैं जो सॉल्टी इन्वायरमेंट में रहती हैं। सॉल्टी इन्वायरमेंट में रहती हैं तो इनको प्रॉब्लम क्या फेस आएगा? प्रॉब्लम, इनकी जो प्रॉब्लम है वो है एक्सेस सॉल्ट। इनको एक्सेस सॉल्ट का सामना करना पड़ता है। अब इस एक्सेस सॉल्ट से बचने के लिए नेचर ने इनको क्या क्या ऐसे स्ट्रक्चर, क्या क्या ऐसे मैकेनिज्म दिए हैं जिसकी वजह से ये एक्सेस सॉल्ट में अडॉप्ट कर जाए। तो हम अब देखते हैं अडॉप्टेशन। अडॉप्टेशन क्या अडॉप्टेशन ये करती हैं? नंबर 1 इनके पास किडनी प्रेजेंट होते हैं। किडनी क्या करते हैं? सॉल्ट की एक्सक्रीशन करते हैं। एक्सेस सॉल्ट जो होते हैं वो बॉडी से रिमूव करते हैं। प्लस नंबर 2 पे इनके पास मौजूद होते हैं गिल्स। गिल्स का भी सेम फंक्शन है, ये एक्सेस सॉल्ट को बॉडी से रिमूव करता है। नंबर 3 पे
इनके पास होते हैं स्पेशली ग्लैंड जिनको हम कहते हैं रेक्टल ग्लैंड्स। रेक्टल ग्लैंड्स आर कॉल्ड साल्ट एक्सक्रीटिंग ग्लैंड। ये भी साल्ट को एक्सक्रीट करते हैं और ये इन फिशेस के रेक्टम जो पार्ट है, रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट रेक्टम, उसके पास मौजूद होते हैं। इसी मुनासबत से इनको रेक्टल ग्लैंड कहा गया। अब ये इनके पास अडॉप्टेशंस हैं। क्लियर? एमसीक्यूज पेपर में पूछता है इन विच फॉलोइंग इज द सॉल्ट एक्सक्रीटिंग ग्लैंड, इन विच फॉलोइंग इज द सॉल्ट एक्सक्रीटिंग ग्लैंड, तो आपको ऑप्शन में रेक्टल ग्लैंड नजर आएगा, तो इस पे टिक कीजिएगा। अब सम मेरीन ऑर्गेनिज्म या मेरीन फिशेस, कुछ ऐसी मेरीन फिशेस होती हैं जिनमें दो कंपाउंड बनते हैं। नंबर 1 यूरिया, नंबर 2 TMAO। कुछ ऐसी फिशेस होती हैं जिनमें ये दो कंपाउंड बनते हैं, यूरिया और TMAO। TMAO जो है ये कंपाउंड, इसको हम कहते हैं ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड। ये अब गौर करिएगा, ये ऐसी फिशेस होती हैं जिनमें जो यूरिया है ये एडिक्वेट अमाउंट में बनता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही यूरिया की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, तो आप लोगों को पता है कि यूरिया जो है हाईली टॉक्सिक होता है। यूरिया इज वेरी टॉक्सिक। ये क्या करता है, ऑर्गेनिज्म की प्रोटीन को डैमेज कर देता है। अब जहां पे यूरिया बन रहा है, नेचर ने इनको एक तोहफा दे दिया है ट्राइमिथाइलामीन ऑक्साइड का। इसका क्या फंक्शन होता है, ये कंपाउंड जो ट्राइमिथाइलामीन ऑक्साइड है ये प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हार्मफुल और डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ यूरिया। ये ऑर्गेनिज्म को यूरिया के डैमेजिंग इफेक्ट से बचाता है। तो ये इनके अंदर अडॉप्टेशन है कि इनके अंदर कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर उनको फेस क्या होता है, एक्सेस सॉल्ट अडॉप्टेशन के लिए ये नेचर ने उनको मैकेनिज्म दिए हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं बोनी फिशेस की। बोनी फिशेस इसी कैटेगरी में, ये सी तक था। अब नेक्स्ट डी कैटेगरी है बोनी फिशेस। इसको मैं यहां से रिमूव कर लेता हूं। बोनी फिशेस, ये जो बोनी फिशेस हैं, दीज आर एक्चुअली द डिसेंडेंट ऑफ फ्रेश वाटर फिश। क्या मतलब हुआ, डिसेंडेंट का मतलब होता है बच्चे, औलाद। यानी ये जो बोनी फिशेस हैं ये फ्रेश वाटर, इसके इंसेस्टर जो है वो फ्रेश वाटर में है, तो इसका मतलब है ये भी बेसिकली फ्रेश वाटर की हुई। बट लेटर दे अडैप्ट इन सी वाटर। सिंपल सी बात है कि ये किसकी डिसेंडेंट है, फ्रेश वाटर की। तो इसके अंदर का इन्वायरमेंट, फ्रेश वाटर में वाटर ज्यादा होता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था इसके अंदर का इन्वायरमेंट क्या हो गया, हाइपोटोनिक। अब इसके अंदर का इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक है और ये किधर शिफ्ट हो गई है, सी में, जहां पे हाइपरटोनिक है। सी में सॉल्ट ज्यादा है तो हाइपरटोनिक हुआ। अब ये ऐसी फिश है जो हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक में शिफ्ट हुई है, तो अब वहां पे जाके ये कैसे अडॉप्ट करेगी, तो इसके अंदर हम देख लेते हैं अडॉप्टेशन। अडॉप्टेशन के लिए फेस इसको क्या करना पड़ रहा है, हाई सॉल्ट। ये प्रोड्यूस करेगी कंसंट्रेटेड यूरिन। क्लियर, कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेगी। कैसे, ड्रिंक एक्सेस सी वाटर।
ये सी वाटर को पिएगी और क्या करेगी, कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेगी। कंसंट्रेटेड यूरिन वो होता है जिसमें वाटर कम और सॉल्ट ज्यादा होते हैं। तो कंसंट्रेटेड यूरिन सेक्रीट करेगी तो इससे वाटर जो है लॉस नहीं होगा, वाटर लॉस कम से कम होगा और सॉल्ट का लॉस ज्यादा से ज्यादा होगा। अंडरस्टैंड? इस तरह से ये अपने आप को एडजस्ट करती है। क्लियर? इसके बाद ये इसकी एडॉप्टेशन है बोनी फिशेस की। अब इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं इन्वायरमेंट फ्रेश वाटर के पास। फ्रेश वाटर फिशेस, फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट। फ्रेश वाटर में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं इनको क्या प्रॉब्लम फेस होती है? ऑब्वियसली प्रॉब्लम इनकी है एक्सेस वाटर, एक्सेस वाटर एंड लो सॉल्ट। इनको सॉल्ट की कमी और पानी की ज्यादती का सामना करना पड़ता है। अब इससे ये कैसे अडॉप्ट करेंगे, कैसे अपने आप को अडॉप्ट करते हैं? अडॉप्टेशन इनमें देख लेते हैं। अडॉप्टेशन, जो फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ होते हैं, फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ लाइक अमीबा, पैरामेशियम एक्सेट्रा, ये क्या करते हैं? दे हैव कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होता है आपको पता है? वैक्यूल का फंक्शन है वाटर को स्टोर करना। जब वाटर उसमें स्टोर होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो एक्सेस वाटर जो होता है वो पंप आउट हो जाता है, यानी ज्यादा पानी ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के जरिए बाहर पंप आउट कर देते हैं। क्लियर? एक ये इनके अंदर फिनोमेना। दूसरा जो होते हैं ये क्या करते हैं? लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन एक्सक्रीट। ये ज्यादा से ज्यादा यूरिन एक्सक्रीट करते हैं जिसमें वाटर ज्यादा होता है, यानी इनमें रीअब्जॉर्प्शन कम से कम होती है। ठीक है? इससे क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन जब सेक्रीट करेंगे तो डाइल्यूट यूरिन करेंगे। डाइल्यूट यूरिन वो होता है जिसमें पानी ज्यादा हो। तो जाहिर सी बात है जब डाइल्यूट यूरिन का ज्यादा वॉल्यूम करेंगे तो वाटर ज्यादा अमाउंट में बॉडी से डिस्चार्ज होगा। तो जब डिस्चार्ज होगा तो इनकी कमी पूरी हो जाएगी। अब एक प्रॉब्लम यहां पे आ रही है, वो ये है कि ये सॉल्ट की कमी कहां से पूरी करेंगे? इसके लिए ये सॉल्ट जो है, सॉल्ट को एक्टिवली गेन करेंगे, गेन फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है? एक्टिवली गेन करेंगे आउटसाइड, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है ना मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। तो ये सॉल्ट को एक्टिवली गेन करेंगे फ्रॉम द आउटसाइड। अब आउटसाइड तो वाटर ज्यादा है, ऐसा ही है ना, वाटर ज्यादा है सॉल्ट कम है, तो इन्होंने बाहर से सॉल्ट कम है, कम होने का मतलब है कि है, वहां से ये सॉल्ट गेन करेंगे। इन सॉल्ट को गेन करने के लिए इनके पास गिल्स होते हैं, प्लस स्किन होती है, प्लस स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं आइनोसाइट्स। ये जो आइनोसाइट्स हैं ये क्या करते हैं? एक्टिवली सॉल्ट्स गेन में हेल्प करते हैं। अंडरस्टैंड? लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में लेके आते हैं सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन, आइनोसाइट। और इसके अलावा ये बहुत सारी सॉल्टी फूड भी खाती हैं जिसकी वजह से सॉल्ट की कमी भी नहीं इनको होती और ये एक्सेस वाटर में भी अडॉप्ट कर देती हैं।
इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट के बाद आ जाता है हमारे पास टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। नंबर 3, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट यानी खुश्की। तो यहां पे टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में जो मेजर प्रॉब्लम है वो क्या है? शॉर्टेज ऑफ वाटर और डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, इनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सामना जो करना पड़ता है वो है डिहाइड्रेशन का। अब इसके लिए इनकी अडॉप्टेशन देखनी है। ये अडॉप्टेशन को देखते हैं, कैसे अडॉप्टेशन करते हैं। अडॉप्टेशन नंबर 1, इनके पास स्किन से अडॉप्टेशन होती है, मल्टी लेयर्ड स्किन होती है। मल्टी लेयर्ड स्किन होती है जिसके ऊपर डेड कैरेटिनाइज्ड टिनाइज्ड सेल होते हैं। ये डेड कैरेटिनाइज्ड सेल जो हैं ये क्या करती है? मल्टी लेयर्ड स्किन ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है। एक दूसरा इनके अंदर जो इनके पास जो अडॉप्टेशन होती है वो है मेटाबॉलिक अडॉप्टेशन। मेटाबॉलिक अडॉप्टेशन। इस मेटाबॉलिक अडॉप्टेशन की अगर हम एग्जांपल लें तो इसमें हमारे पास आ जाता है नंबर 1 पे कैंगरू रैट आ जाता है। दूसरा हमारे पास आ जाता है ह्यूमन बीइंग। अब कैंगरू रैट कैसे अडॉप्ट करता है, मेटाबॉलिक अडॉप्टेशन का क्या मतलब है वो हम देखते हैं। यहां पे ये जो कैंगरू रैट है ये पानी नहीं पीता, ठीक है, ये बिल्कुल भी पानी नहीं पीता लेकिन फिर भी जिंदा रहता है। कैसे? मेटाबॉलिकली अडॉप्ट करता है। कैसे करता है? ये विदाउट वाटर जिंदा रह लेता है। क्यों? बिकॉज इट ईट कार्बोहाइड्रेट containing seeds। ये वो सीड्स खाता है जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेटेड फूड आप जो भी लेते हैं जब मेटाबॉलिज्म होता है उसकी ब्रेकडाउन होती है तो उसमें बहुत ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे। बहुत ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने का मतलब है कि वाटर बनेगा। क्लियर? तो इसलिए ये अपनी पानी की कमी पूरी कर लेता है क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग सीड्स को खाता है तो इसको बाहर से पानी पीने की जरूरत नहीं होती। ये इसकी मेटाबॉलिक अडॉप्टेशन हुई। अब कैंगरू रैट जो है ये एक फिनोमिना, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होता है जिसे हम कहते हैं एनहाइड्रोबायोसिस। इसको अगर हम डिफाइन करें एनहाइड्रोबायोसिस को तो इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, टॉलरेशन ऑफ डिहाइड्रेशन इज कॉल्ड एनहाइड्रोबायोसिस। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कैंगरू रैट की। कैंगरू रैट प्लस ह्यूमन बीइंग। अब ह्यूमन बीइंग कैसे मेटाबॉलिकली अडॉप्ट करता है खुश्की पे? हम भी तो रहते हैं ना। देखें, ह्यूमन के पास है वेल डेवलप्ड यूरिनरी सिस्टम यानी किडनी। इसके पास किडनी है तो किडनी का फंक्शन होता है जब वाटर शॉर्टेज होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो किडनी मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन करता है। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब है ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है जिसके नतीजे में हमें गर्मियों में येलोइश कलर का पेशाब आता है।
ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे अंदर पानी कंजर्व हो रहा है, सेफ हो रहा है और सॉल्ट को बाहर निकाला जा रहा है। तो इस मेटाबॉलिज्म को हम इसमें काउंट करते हैं एनहाइड्रोबायोसिस में। यानी ह्यूमन को अगर पानी ना भी मिले तो उसके जो किडनी है काफी हद तक वो बर्दाश्त कर लेंगे रीअब्जॉर्प्शन करके, लेकिन ये ह्यूमन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सप्लाई को बर्दाश्त नहीं कर सकता, कैंगरू रैट कर सकता है। क्लियर? एनहाइड्रोबायोसिस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट यहां पे ये एक और करते हैं अडॉप्टेशन, जिसे हम कहते हैं बिहेवियरल अडॉप्टेशन। इसमें एक आ जाती है बिहेवियरल अडॉप्टेशन। बिहेवियरल अडॉप्टेशन कुछ ऐसे होते हैं जो खुश्की पे रहते हैं, वो ऑर्गेनिज्म नोक्टर्नल होते हैं। नोक्टर्नल ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रात के वक्त खाने पीने बाहर निकलते हैं। अब देखें बिहेवियर में ये आता है, मिसाल के तौर पे मुझे कोई काम करना है, गर्मियों की दोपहर है, तो मैं बाहर धूप को देखूंगा तो ऑटोमेटिकली मैं काम अपना डिले कर दूंगा। मैं क्या कहूंगा, जब धूप खत्म होगी तो तब ये मैं काम करूंगा जाके आसानी से, और होगा भी मुझसे तब। तो ये मेरा एक बिहेवियर है। तो ये भी ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, ये दिन के वक्त बाहर नहीं निकलते क्योंकि इनको ये डर होता है कि हमारे अंदर गर्मी की वजह से टोटली शॉर्टेज ऑफ वाटर ना हो जाए। तो इसलिए ये जो एनिमल हैं ये रात के वक्त जब धूप खत्म होती है तो ये बाहर निकल के अपनी खुराक खाते हैं, इसलिए इनको नॉकटर्नल एनिमल कहते हैं। तो हमारा लेक्चर यहाँ तक ही खत्म होता है, हम जल्दी से इसको वाइंड अप कर देते हैं। ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल में हमने देखा एनिमल की क्लासिफिकेशन 2 क्लासेस में क्लासीफाई से किया गया था, ऑस्मोकन्फॉर्मर, ऑस्मोरेगुलेटर। इनमें डिफरेंस पेपर में आ जाता है जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमने देखा ऑस्मोरेगुलेशन इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। डिफरेंट एनवायरनमेंट कौन कौन से, 3 तरह के एनवायरनमेंट देखे, मेरीन वाटर एनवायरनमेंट, फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल। मेरीन वाटर में हमने देखा हैगफिश जो कि आइसोटोनिक एनवायरनमेंट रखती है और ऑस्मोकन्फॉर्मर है। फिर उसके बाद जितने भी मेरीन इनवर्टिब्रेट हैं सारे ऑस्मोकन्फॉर्मर हैं। फिर हमने देखा मेरीन में कार्टिलेजिनस फिशेस जो होती हैं वो कैसे सी के अंदर अडॉप्ट करती हैं। सी के अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्ट उनको फेस करने पड़ते हैं, तो नेचर ने उनको किडनी दिए हैं, गिल्स दिए हैं और रेक्टल ग्लैंड दिए हैं। क्लियर? कुछ इस तरह सी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि जिनके अंदर एडिक्वेट अमाउंट में यूरिया भी प्रोड्यूस होती है, लेकिन यूरिया के साथ साथ एक कंपाउंड प्रोड्यूस होता है जिसे हम ट्राईमिथाइलामीन ऑक्साइड कहते हैं। अब ये जो यूरिया है ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, ये प्रोटीन कंपोनेंट को डीनेचर कर देता है, डैमेज कर देता है ऑर्गेनिज्म के। तो ये ट्राईमिथाइलामीन ऑक्साइड यूरिया के इस हार्मफुल इफेक्ट से उसको ऑर्गेनिज्म को बचाता है, इसलिए नेचर ने ये साथ साथ प्रोड्यूस कर दिया। अब उसके बाद हमने बात की बोनी फिशेस की। बोनी फिशेस जो है ये इंसेस्टर होते हैं, इनके इंसेस्टर किधर है? फ्रेश वाटर में। तो इससे क्या साबित होता है कि बोनी फिशेस जो है ये फ्रेश वाटर की फिशेस हैं, लेकिन किसी इमरजेंसी की वजह से या अडॉप्टेशन की वजह से ये किधर शिफ्ट हो गई? मेरीन वाटर में, सी में, जहाँ पे सॉल्ट ज़्यादा है। अब वहाँ पे ये कैसे अपने आप को मैनेज करेंगी? वो इसकी अडॉप्टेशन होगी, ये एक्सेस सॉल्ट वाटर पिएंगी और उसके नतीजे में कंसनट्रेटेड यूरिन बॉडी से बाहर निकालेंगे। फिर उसके बाद हमने देखा फ्रेश वाटर फिशेस को ज़्यादा प्रॉब्लम क्या फेस होती है? वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको पानी की प्रॉब्लम फेस होती है और साल्ट की कमी। तो उसके अडॉप्टेशन उन्होंने क्या की? ज़्यादा से ज़्यादा डिल्यूट यूरिन किया। डिल्यूट यूरिन से ज़्यादा पानी बाहर निकलता है और साल्ट सेफ रहते हैं। फिर साल्ट की कमी को पूरा करने के लिए वो साल्टी फूड ईट करती हैं, प्लस एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से बाहर वाले एनवायरनमेंट से साल्ट को अंदर लेके आती हैं। उसके बाद टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, टेरेस्ट्रियल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो डिहाइड्रेशन है, जिसको फेस करना पड़ता है। तो इसके लिए पानी जो होता है वो कैसे कंजर्व करती हैं? एक उनके पास मल्टीलेयर्ड स्किन होती है, इसकी वजह से पानी अंदर कंजर्व होता है, प्लस उनके पास जो जैसे इंसेक्ट हैं उनके ऊपर एक्सोस्केलेटन होता है, तो वो वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए। फिर उसके अलावा मेटाबॉलिकली अडॉप्टेशन होती है, जैसे कैंगरू रैट की एग्जांपल है, ये पानी नहीं पीता तो पानी की कमी कैसे पूरी करता है? कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड खाता है,
जिसकी वजह से इसको पानी बाहर से पीना नहीं पड़ता। फिर उसमें ह्यूमन का भी हमने देखा है कि जब शॉर्टेज ऑफ वाटर हो तो ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होती है। फिर बिहेवियरल अडॉप्टेशन में हमने देखा कि ये इनका बिहेवियर है, ये गर्मी में नहीं निकलते बल्कि रात के वक्त बाहर निकलते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में आते हैं, नेक्स्ट वीडियो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा उसको लेके। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।